अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स एंड हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स इन पाइथन 3। मतलब इंपोर्ट करना मॉड्यूल्स को और क्रिएट करना मॉड्यूल्स को पाइथन 3 के अंदर। तो बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि लिंक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर हूँ और यहाँ पर मैंने वी एस कोड को ओपन किया हुआ है, जिसकी मदद से हम पाइथन के अंदर कोड लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इंपोर्टिंग और क्रिएटिंग मॉड्यूल्स, वो हम विंडोज़ पर ही करेंगे। तो यहाँ पर अब विंडोज़ के अंदर बल्कि मैक हो चाहे विंडो हो, वो सेम होता है। कुछ दोस्तों को शायद कोई कंप्लेन है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न है यूजिंग मैक, लेकिन चूंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मैक, तो उसको मैं यूज़ टू हूँ, इसलिए मुझे उस पर बनाने में वीडियो ट्यूटोरियल ज़्यादा आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग ऑन विंडोज़, क्योंकि मैं लास्ट 4-5 साल से मैक को यूज़ कर रहा हूँ। तो सिर्फ यही रीज़न थी। अदरवाइज विंडो में भी वही सेम काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने जो पार्ट 0 में आपको इंस्टॉलेशन सिखाई थी, वो सारी इंस्टॉलेशन मैंने यहाँ पर की हुई है और हमारे पास यहाँ पर पाइथन जो है वो इंस्टॉल्ड है और इसके अलावा पाइलिंट भी इंस्टॉल है। मैंने यहाँ पर फ्लटर को भी इंस्टॉल किया हुआ है। बहुत जल्द फ्लटर्स पर भी ट्यूटोरियल आएंगे हमारे। खैर, वो तो आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब इंपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। उसके बाद उस मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। सपोज मैं मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ और इंपोर्ट मैथ लिखा, तो ये मॉड्यूल जो है हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हम कोई भी मैथ मॉड्यूल का ऑपरेट फंक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैथ डॉट, तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं बेशुमार इसके मेथड्स आ गए हैं। किसी को भी मैं यूज़ करना चाहूँ, यहाँ से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। उसके मुझे फीचर पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या पैरामीटर मैंने पास करने हैं। सपोज मैं SQRT स्क्वेयर रूट का मेथड यूज़ करता हूँ, इसको 100 पास करता हूँ, तो इसका जो भी स्क्वेयर रूट होगा 100 का, वो हमें बता देगा। तो मैं राइट क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करता हूँ, तो 10 इज़ द स्क्वेयर रूट ऑफ 100। तो एक तो ये तरीका है पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का इनसाइड पाइथन 3। अब मैथ मैथ मुझे हर जगह लिखना पड़ता है, तो हम इसका एलियस भी दे सकते हैं। एलियस से मुराद होता है इसका अल्टरनेट, इसका मुतबादिल, कि वो हम यूज़ करें। तो एज पी अगर मैं कर देता हूँ, तो अब हम मैथ की बजाय इस पी को हम हर जगह यूज़ करेंगे। तो मैं इसको पी की जगह पी यूज़ करूँगा हर जगह पर। तो उसके बाद मैं इसको सेव करके एक रन करता हूँ, तो हम जो है सेम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो ये थे दो तरीके, एक इंपोर्ट मैथ और एक इंपोर्ट मैथ एज पी। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है फ्रॉम। फ्रॉम हम इसकी मदद से तमाम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग फ्रॉम कीवर्ड। सो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। तो इसका मतलब है कि मैं मैथ के मॉड्यूल में से सिर्फ और सिर्फ SQRT मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ SQRT 100 लिख के जब रन करूँगा, तो हमें सेम आउटपुट 10.0 मिली। तो इस तरीके से हम किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम तमाम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना चाहें, तो यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं। तो स्टार मॉड्यूल के बाद हम यहाँ पर इसको कोसाइन जो भी फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वार्निंग आपको मिलेगी पाइलिंट की वजह से कि अनयूज्ड इंपोर्ट ए कॉज फ्रॉम वाइल्ड कार्ड, बस इसको इग्नोर कीजिए कि इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम रन कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट ठीक आ रही है। ये बेसिकली हमें ये मेंशन कर रहा है कि अनयूज इंपोर्ट क्रॉस, मतलब आपने इंपोर्ट यूज़ किया और ये जो फंक्शन है ये आप यूज़ ही नहीं कर रहे जिनको आपने इंपोर्ट किया। तो इस फ्रॉम कीवर्ड के साथ मोस्टली ये हमें कहता है कि किसी एक जिसको आप यूज़ करना चाहें, सपोज मैं SQRT कामा कॉज, सॉरी, इन दो को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं अब इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ इन दोनों को, कॉस 100। तो इस तरीके से अब मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ और रन करूँगा जब टर्मिनल पर,
तो हमें जो है सेम आउटपुट मिलेगी। और इस तरीके से हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को, मतलब वो कहने का मकसद ये है कि फ्रॉम मैथ आप किसी स्पेसिफिक, अगर तमाम को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इंपोर्ट सिंपल यूज़ कर लें। आपको फ्रॉम मैथ के साथ स्टार जो है वो यूज़ मत करें, हालांकि ये अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ वर्किंग फाइन, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड। आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार यूज़ किया और इसको रन किया, सो इट इज़ वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम। ये एक सिंपल वार्निंग है कि अनयूज इम्पोर्ट, आपने एक कॉज को इम्पोर्ट कर लिया लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर रहे, और ये जो कंप्लेन है ये पाईलिंट कर रहा है, पाइथन नहीं कर रहा। पाईलिंट बेसिकली एक पैकेज है जो कि आपकी डिबगिंग लिंटिंग में हेल्प करता है। तो दोस्तों इन 3-4 तरीक़ों से हम किसी भी मॉड्यूल को पाइथन 3 के अंदर इंपोर्ट करके फिर उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। अब उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए हमें अलग से एक ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। जैसे मैथ है, मैथ का मॉड्यूल का कंप्लीट मैथ के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सारे एक्सप्लेन करने हैं, तो मेरा इस ट्यूटोरियल का वो मकसद नहीं है। इस ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है मॉड्यूल्स को। तो ये था हमारा इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन 3। अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन 3। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में किसी एक ही फाइल में 100 थाउजेंड्स ऑफ लाइंस लिखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए कि जितनी ज़्यादा आप फाइल्स की सूरत में, फंक्शंस की सूरत में, क्लासेस की सूरत में अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप उसको डीबग कर सकते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से आप उसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस भी कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आपको प्रोजेक्ट को हिस्सों में डिवाइड करना आना चाहिए। तो पाइथन 3 के अंदर हमें 2 तरीके प्रोवाइड, बल्कि मैं कहूँगा 3 तरीके प्रोवाइड किए गए टू ऑर्गेनाइज योर कोड। पहला तरीका ये है कि आप एक ही फाइल में अपना कोड सारा लिख लें। दूसरा तरीका ये है कि आप एक क्लास बनाकर उस क्लास के अंदर, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन देखेंगे तो उसमें मैं क्लासेस को एक्सप्लेन करूँगा, एक क्लास बनाकर आप अपने एक मॉड्यूल को एक ब्लॉक के अंदर क्लोज कर लें। तीसरा तरीका, आप एक सिंपल फंक्शन बनाकर उस फंक्शन के अंदर स्पेसिफिक उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी कोड है वो उसके अंदर लिख लें। तो ये 3 तरीके हैं। अब ये तीनों तरीके आप एक ही फाइल के अंदर जब करते हैं तो वो कम्बरसम हो जाता है, वो मिक्सअप हो जाता है, फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, फाइल को लोड करने में, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में पाइथन हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स की सूरत में मॉड्यूल की सूरत में क्रिएट कर लें, और हर मॉड्यूल एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मॉड्यूल से मुराद कि वो मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंट ना हो, कि जब तक वो मॉड्यूल इंपोर्ट ना होगा ये वाला मेरा मॉड्यूल काम नहीं करेगा। सिस्टम मॉड्यूल्स के साथ आप कर सकते हैं इस तरह, मतलब सिस्टम तो डेफिनेटली पाइथन जब इंस्टॉल होगा तो वो सिस्टम मॉड्यूल उसके साथ आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी जो फंक्शनैलिटी है, जो सिस्टम मॉड्यूल्स हैं, वो आप मेन मॉड्यूल में ही आपने इंपोर्ट करें, सॉरी। तो दोस्तों अब क्रिएट करने का तरीका बहुत आसान है। चूँकि मॉड्यूल भी जो होते हैं वो पाइथन की फाइल py एक्सटेंशन से ही क्रिएट किए जाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम रख देता हूँ m1.py। m1.py का मतलब है कि दिस इज़ ओवर मॉड्यूल फाइल जिसका नाम है m1.py। अब इसके अंदर मैं 2 फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड, जो कि 2 नंबर लेकर हमें रिटर्न करेगा a+b, उन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पर a, b हम ले लेते हैं। यह मैं सिंप्लिसिटी के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। इसके अलावा हम इसमें सब का फंक्शन ले लेते हैं और इसमें रिटर्न करते हैं a-b। फिर हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई का फंक्शन a, b और रिटर्न कर देते हैं a×b। तो ये हमने 3 फंक्शन m1.py के अंदर क्रिएट कर लिए। अब इन फंक्शंस को यहाँ पर हम बिल्कुल भी कहीं पर भी कॉल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनको कॉल करेंगे हम demo.py में। अब कैसे, मैं इसको सारे को ख़त्म करता हूँ, तो मैं इसको सेव करूँगा। अब मैं इंपोर्ट लिखता हूँ m1। अब पाइथन क्या करता है कि सबसे पहले जाता है आपके सिस्टम फोल्डर में जहाँ पर आपने पाइथन को इंस्टॉल किया हुआ है, जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, और वहाँ पर जाके फाइंड करता है कि क्या m1 मॉड्यूल वहाँ पर एग्जिस्ट करता है।
अगर उसको वो मॉड्यूल नहीं मिलता तो आपके जो करंट फोल्डर है, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, जहाँ पर आपने अपनी वो फाइल क्रिएट की है जहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, उस फोल्डर में देखता है। अगर उसमें वो उसको मिल जाता है तो उसको वो ऐड कर लेता है उस फाइल के अंदर। अब चूंकि m1.py इसी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है तो इसको वो इंपोर्ट कर लेगा, और यहाँ पर अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को उसी तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। तो पहला तरीका था m1, इंपोर्ट m1। अब हम यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल है वो रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमें प्रिंट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। सो प्रिंट m1, अब मैं जैसे ही डॉट प्रेस करूँगा तो उसने बता दिया हमें कि इसके अंदर एक ऐड, एक mul और एक सब का फंक्शन है। अब मैं ऐड के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो उसने हमें बताया कि इसको आपने दो वैल्यूज़ पास करनी है, a और b। देख सकते हैं कि ये रेफरेंस किस तरीके से दे रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर 5,5 लिख के इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर 10 आएगा। यहाँ पर ये 10 आंसर देखिए आ गया, और साथ ही साथ जो हमारे पास जो पाइथन है वो एक कैशे फाइल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर इस m1.py को कंपाइल करके इसके अंदर सेव कर देगा। अब देख सकते हैं m1.c python -37.pyc ये कंपाइल्ड फाइल होती है क्या, ताकि इसको फिर इस कंपाइल्ड फाइल में सिर्फ वो कोड होता है जो आपने यूज़ किया है। तो ऐड को हमने यूज़ किया तो इसके अंदर वही सिर्फ कोड होगा, और इसको आप दूसरा रीड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में होता है। तो इस तरीके से वो इसको क्रिएट कर लेते। अब हम किसी भी फंक्शन को, जैसे mul फंक्शन है, उसको कॉल कर सकते हैं, फिर इसको रन कर सकते हैं तो हमारे पास 25 आंसर आया। फिर हम m1 को एज m कर सकते हैं, ठीक है। अब एज m हम उसको यूज़ करेंगे तो m1 नहीं यूज़ करेंगे बल्कि एज एन m यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो m को हमने कॉल किया, अब रन किया दोबारा से, तो देखिए हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। इसके बाद हम इसको फ्रॉम के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम m1 इंपोर्ट, और यहाँ पर अब जिसको हमने मल्टीप्लाई को इंपोर्ट करना है तो मल्टीप्लाई को कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर mul लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो वी हैव गॉट द सेम आउटपुट। तो ये होता है, इस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं मॉड्यूल्स के अंदर। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि हम मॉड्यूल तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगेन हम इन फाइल्स को फोल्डर्स में कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि सेम फंक्शनैलिटी वाले जितने मॉड्यूल हैं वो एक अलग फोल्डर में आ जाएं, दूसरे अलग फोल्डर में आ जाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ लिब के नाम से या लिब्स के नाम से, या लाइब्रेरीज हैं। तो इस लाइब्रेरी में मैं m1 को मूव कर देता हूँ, और यहाँ से py कैशे को फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ, मूव टू रिसाइकल में। अब ये जो m1 है ये अब एग्जिस्ट करता है लिब्स के फोल्डर में। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि कह रहा है कि फ्रॉम m1 नो मॉड्यूल नेम्ड m1 फाउंड। क्यों? क्योंकि अब तो m1 इन फोल्डर है जो कि लिब्स का फोल्डर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे libs.m1। अब क्या करेगा, इस डॉट नोटेशन की वजह से जब फोल्डर इसमें आएगा तो देखेगा कि लिब्स डॉट लिखा हुआ है, लिब्स डॉट, तो वो क्या करेगा, लिब्स के फोल्डर में चला जाएगा और वहाँ पर फाइंड करेगा कि मॉड्यूल m1 मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो उसको इंपोर्ट कर लेगा। आप देखिए हमारी आउटपुट 25 आ गई। तो इसके साथ ही वहाँ पर आपको लिब्स के फोल्डर में भी वही कैशे फोल्डर मिल गया जिसमें उसने py-m1.c python37.pyc कंपाइल्ड फाइल क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम आसानी से इंपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं मॉड्यूल, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में। जितनी भी डेप्थ में आप जाते जाएंगे उतने यहाँ पर आप क्रिएट कर दे जाएंगे डॉट्स नोटेशन के साथ। तो यहाँ पर अगर आप लिब्स के अंदर फर्दर फोल्डर यूटिल्स का फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो libs.util.m1 इस तरह करेंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ पर स्टार भी लगा सकते हैं। तो स्टार लगाएंगे तो डेफिनेटली अब यहाँ पर एरर आएगा कि आप जो है वो ऐड और मल्टीप्लाई को यूज़ नहीं कर रहे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल-V कर लेता हूँ, कंट्रोल-V। हमने आई थिंक 3 फंक्शन बनाए थे, ऐड और सब। तो अब हमने इन तीनों को यूज़ कर लिया, इसको सेव करेंगे।
अब ये देखिए, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग एनी मोर, कि हमने जितने इस तमाम को इंपोर्ट कर लिया, तमाम को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ भी कर लिया। तो फ्रॉम का यूज़ करने का मकसद होता है कि आप किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, हमारे पास आउटपुट सेम आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है क्रिएट कर सकते हैं मॉड्यूल्स। अब इसमें एक ट्विस्ट है। मैं अगर यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ m2.py, ठीक है, फिर m1 में से जितना कोड है कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, इसको m2 में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको सेव किया। अब मैं demo.py में जाता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ फ्रॉम libs.m2 import static, ठीक है। अब m2 में भी सेम फंक्शंस हैं, m1 में भी सेम फंक्शंस हैं, तो इसका क्या आउटपुट होगा अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ? तो 25, 10 और 0। अब सपोज कीजिए मैं m2 में मल्टीप्लाई वाले को जो फंक्शन है, जो हमारा ये वाला मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है, इसको मैं कुछ इस तरीके से चेंज करता हूँ और डिवाइडेड बाय इसको कर देता हूँ 2। ये जस्ट मैंने इसको समझाने के लिए चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने जो चीज़ समझानी है वो ये है कि अब मैं अगर ऐड इस मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को मतलब चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर MUL कर लेता हूँ, यहाँ पर MUL कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारे पास? 25 डिवाइडेड बाई 2 करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए उसने कर दिया, 12.5 उसने आंसर दिया। और अगर मैं इसको इंपोर्ट नहीं करता, तो हमारे पास आंसर 25 आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि प्रायोरिटी इस तरह होती है कि जो बाद में इंपोर्ट किया गया मॉड्यूल है उसकी फंक्शनैलिटी को वो इम्प्लीमेंट कर देगा। इसलिए आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपके जो नेम्स हैं वो कन्फ्लिक्ट ना करें। अगर आपके मॉड्यूल्स के नेम कन्फ्लिक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको फिर इंपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। इंपोर्ट m1 एज m1, फिर इंपोर्ट, या फिर सिंपली आप इंपोर्ट m1 लिख सकते हैं, इसको एज करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट m2। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर m1 डॉट सॉरी m1 डॉट mul, सॉरी यहाँ पर मुझे libs डॉट m1 लिखना था, सॉरी libs डॉट m2। तो अब m1 डॉट मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी 25। ये क्या कह रहा है? m1 इज़ नॉट डिफाइन नेम अच्छा, अब वो कह रहा है कि m1 इज़ नॉट डिफाइन। हालांकि यहाँ पर हम जब इसको लिब्स में से m1 को कर रहे हैं तो ये उसको उठाना चाहिए था। खैर एनीवेज हम इसको कुछ इस तरीके से फिर इसको एक्सेस करेंगे, libs डॉट m1। आई थिंक यही प्रॉब्लम है इसकी। तो अब हमारे पास आंसर 25 आ रहा है। तो ऐसी सूरत में अब देखिए ये लेंथी हो गया कोड, तो इसको छोटा करने के लिए हम यहाँ पर एज m1 कर लेते हैं और यहाँ पर एज m2 कर लेते हैं, एज m2। अब फिर हमें यहाँ पर जो है वो लिब्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली m1 लिख के और इसी कोड को मैं कॉपी करके कंट्रोल C कंट्रोल V करके कंट्रोल सेव करके इसको रन करूँगा तो हमारे पास सॉरी मैंने यहाँ पर m2 नहीं किया, m2 सेव किया और इसको अब रन करेंगे हम। तो अब हमारे पास दोनों आंसर आए। हालांकि दोनों के फंक्शन सेम है, लेकिन चूंकि हमने एज यूज़ कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इस तरीके से हम अपने मॉड्यूल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है आपने कि आपके जो यूज नेम है सॉरी जो आपने नाम दिए हैं फंक्शंस को, वो कहीं कन्फ्लिक्ट ना करें किसी बिल्ट इन फंक्शन के साथ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये सपोज साइन का फंक्शन मैथ मॉड्यूल में भी मौजूद है, तो अगर आप अपना साइन का मेथड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसको इस तरीके से फिर आप इंपोर्ट करेंगे। आप नो डाउट उसको m1 में या m2 में जिसमें भी करना चाहें कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो उसको एज कर दीजिएगा ताकि पाइथन को पता चल जाए कि दिस साइन मेथड इज़ डिफरेंट साइन मेथड और जो मैथ मॉड्यूल का साइन मेथड है वो डिफरेंट है।
तो होपफुली आपको इस ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, इंपोर्ट करना और मॉड्यूल्स क्रिएट करना और मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और स्पेशली जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।